को मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 18 होगा। तो पार्ट 18 के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको अध्याय 25 स्वतंत्रता एवं विभाजन को देखते हैं। तो जिसमें देखिए एटली की घोषणा देखिए स्वतंत्रता एवं विभाजन में। तो आपके पार्ट 18 होगा क्लीमेट एटली। देखिए क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी और सी समस्याओं से घिरता महसूस करते हुए 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। एटली घोषणा के प्रमुख बिंदु यहाँ पर देखिए एटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु की बात यहाँ पर की गई है। तो एटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु की बात यहाँ पर की गई है। एटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु की यहाँ बात करते हैं। अंग्रेज सरकार देखिए यहाँ पर क्या अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। देखिए यहाँ पर अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 देखिए अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। यदि स्थिति तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह विचार करेगी कि निश्चित तिथि को ब्रिटिश शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाए। क्या ब्रिटिश भारत केंद्रीय सरकार के किसी रूप को अथवा कुछ भागों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी अन्य ढंग से जो सर्वाधिक न्याय संगत एवं भारतीयों के सर्वाधिक हित में हो सत्ता दी जाए। देखिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। एटली उपयुक्त घोषणा में पाकिस्तान के निर्माण का भाव नहीं था। साथ ही यह घोषणा राज्यों के बाल्कनीकरण एवं कृषि प्रस्ताव के समर्थन का आभास दे रही थी। सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तिथि निर्धारित क्यों की? सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तिथि निर्धारित क्यों की? अब देखिए सरकार को यहाँ देखिए क्या कि सरकार को आशा थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए तिथि निर्धारित करने पर भारत के राजनीतिक दल मुख्य समस्या के समाधान हेतु सहमत हो जाएंगे। सरकार तत्कालीन संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी। सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी तथा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरण अब अपरिहार्य हो चुका है। सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी तथा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य हो चुका था। सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी तथा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य हो चुका था। देखिए यहाँ पर क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात यहाँ पर करते हैं। कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया रही, कांग्रेस ने स्वायत्त शासी उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे भारत के अधिक विखंडित होने की संभावना समाप्त होगी। इस योजना में प्रांत में विदेशी रियासतों को अलग से स्वतंत्रता देने का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं स्वयं अपने क्षेत्रों के लिए संविधान निर्माण कर सकती थी ताकि इसे गतिरोध को समाप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन शीघ्र ही मुस्लिम लीग के प्रयासों से कांग्रेस की उम्मीद धूल-धूसरित हो गई। लीग ने पंजाब की गठबंधन सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा समझौता की संभावना नगण्य दिखने लगी। अब के भारत विभाजन और स्वतंत्रता के 1927 के प्रारंभ में सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रही देश कांग्रेस एवं लीग के मध्य बढ़ते गतिरोध के कारण भारतीय राष्ट्रवादी विभाजन उस दुखद एवं ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में सोचने को विवश हो गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण मांग को बंगाल एवं पंजाब के हिंदू एवं सिख समुदाय की ओर से उठाई गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि यह समुदाय समूहीकरण की अनिवार्यता का इस बात से चिंतित था उसे कहीं पाकिस्तान में सम्मिलित न होना पड़े। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। 10 मार्च 1947 को देखिए यहाँ पर क्या 10 मार्च 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वर्तमान समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय यह है कि कैबिनेट मिशन पंजाब एवं बंगाल का विभाजन कर दे। अप्रैल 1927 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ने वायसराय को लिखा कि युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु यह तभी संभव होगा जब
पंजाब और बंगाल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करें। अब देखिए माउंट बेटन वायसराय के रूप में देखिए लॉर्ड माउंट बेटन अपने पूर्ववर्ती वायसरायों की तुलना में निर्णय लेने में ज़्यादा त्वरित एवं निर्णायक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्हें निर्णय लेने के ज़्यादा एवं अनौपचारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। साथ ही देखिए यहाँ पर के साथ उन्हें ब्रिटिश सरकार की साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार की इस दृढ़ निर्णय से भी काफ़ी सहायता मिली कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। उनका प्रमुख कार्य यह था कि अक्टूबर 1927 से पहले वे इस बात का पता लगाएं कि भारत में एकता या विभाजन दोनों में से क्या होना है, और इसके पश्चात उनका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत कराना है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार किया जाएगा तथा उसका स्वरूप क्या होगा। माउंट बेटन के आने से पूर्व ही भारतीय परिस्थितियां निर्णायक मोड़ लेने लगी थी। इससे भी माउंट बेटन को परिस्थितियों को समझने तथा निर्णय लेने में मदद मिली। कैबिनेट मिशन निष्फल प्रयास के रूप में सामने आया था। जिन्ना इस बात पर दृढ़तापूर्वक अड़े हुए थे कि वे पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। माउंट बेटन योजना की बात करते हैं। लॉर्ड देखिए यहाँ पर क्या कि लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बेटन के वायसराय बनकर आने के पूर्व ही भारत में विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फॉर्मूला भारतीय नेताओं द्वारा लगभग स्वीकार कर लिया गया। 3 जून 1927 को माउंट बेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंट बेटन योजना के साथ ही 3 जून योजना देखिए हम जो कहा गया, एक खास बात है आपको कहा गया कि मुख्य बिंदु की बात यहाँ आपको देखिए 3 जून आपको कहा था 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मुख्य बिंदु देखिए माउंट बेटन योजना के मुख्य बिंदु निम्न अनुसार थे। पहला देखिए यहाँ पर क्या पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। उसके आपको आगे यहाँ पर है, यहाँ पर एक खास बात देखिए मुख्य बिंदु की बात करते हैं। माउंट बेटन योजना के मुख्य बिंदु निम्नानुसार थे। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध इस संबंध अपना निर्णय स्वयं लेगा। उत्तर देखिए आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में अब एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। योजना में कांग्रेस से कि भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे देखिए भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में या तो पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा। दूसरा देखिए बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग अस्वीकृत कर दी गई। इस मांग के संबंध में माउंट बेटन ने कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया। देखिए आप 15 अगस्त 1927 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। 15 अगस्त 1927 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। माउंट बेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा यहाँ क्या देखिए अब स्वीकार कर ले तथा भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियनों में विभाजन कर दिया गया। इस योजना देखिए आप इस योजना जहाँ मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा से छोटा हो। देखिए भारत ने डोमिनियन का दर्जा क्यों स्वीकार किया?
भारत ने डोमिनियन का दर्जा क्यों स्वीकार किया? अब देखिए लाहौर अधिवेशन 1929, देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वीकार किया, क्योंकि पहला, इसे शांतिपूर्ण त्वरित सत्ता का देखिए इससे शांतिपूर्ण एवं त्वरित सत्ता का हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो गई। दूसरा, देश की तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे। तीसरा, देखिए देश में प्रशासनिक में सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी यह अनिवार्य था। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वीकार किए जाने से ब्रिटेन को उसे राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया। इससे ब्रिटेन की अचीर प्रतीक्षित इच्छा पूरी हो गई। यद्यपि भले ही यह अस्थायी था, परंतु ब्रिटेन का विश्वास था कि भारत के राष्ट्रमंडल में आ जाने से उसे आर्थिक सुदृढ़ता तथा रक्षात्मक शक्ति मिलेगी, तब भारत में उसके निवेश के नए द्वार खुलेंगे। अब कि ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण तिथि समय से पूर्व तय कारण देखिए। ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण तिथि समय से पूर्व तय करने के कारण देखिए, ब्रिटेन डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर कांग्रेस की स्वीकृति चाहता है। ब्रिटेन डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर कांग्रेस की स्वीकृति चाहता था। इसके साथ ही हम देखिए इसके साथ ही वह उस समय हो रही भीषण सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी से भी बचना चाहता था। देखिए योजना यह थी कि देखिए यहाँ पर क्या योजना यह थी कि जैसे ही डोमिनियन स्टेटस के लिए कांग्रेस की स्वीकृति मिले, देखिए योजना यह थी कि जैसे ही डोमिनियन स्टेटस के कांग्रेस की स्वीकृति मिले, योजना को तुरंत बिना किसी विलंब के क्रियान्वित कर दिया जाए। इस योजना के देखिए आपका इस योजना के अनुसार सीमांत प्रांत में देखिए इस योजना के अनुसार सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह तय होना था कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। इसी प्रकार असम के मुस्लिम बहुसंख्यक सिलहट जिले में भी देखिए यहाँ पर क्या असम के मुस्लिम बहुसंख्यक सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित होना था कि वह भारत में सम्मिलित होगा या पूर्वी देखिए भारत में सम्मिलित होगा या पूर्वी बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को दो भागों में, एक में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश के प्रतिनिधि, दूसरे में शेष अन्य प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत विभाजन हो या नहीं हो। जैसी कि उम्मीद थी दोनों प्रांतों के हिंदू हिंदू बहुसंख्यक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि प्रांतों का विभाजन हो। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल प्रांतों का विभाजन हो। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने यह तय किया कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब ने यह तय किया कि वे भारत में सम्मिलित होंगे। सिलहट और सीमांत प्रांत का जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। फिर आपको यहाँ देखिए क्या कि गया देखिए बलूचिस्तान एवं सिंध में जनमत ने भारी बहुमत से पाकिस्तान में सम्मिलित होने की इच्छा जताई। देखिए भारतीय स्वतंत्रता देखिए यहाँ पर क्या कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात यहाँ पर की गई है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कही गई है। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का विशेष महत्व है। इसका निर्णायक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने भारत में एक नवीन युग की शुरुआत की। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना उपसंवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वास्तव 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति न था। इसके द्वारा माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एक मतदाता प्राप्त कर अपनी योजना का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को वैधानिक रूप प्रदान करने के ध्येय से ब्रिटिश सरकार ने औपचारिकता पूरी करने हेतु कदम उठाया। इसी के प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 ईस्वी को कॉमन सभा में 16 जुलाई को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। यहाँ विधेयक
देखिए यहाँ पर यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता, देखिए यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाना गया। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। वस्तुतः इस अधिनियम द्वारा 3 जून 1927 की योजना को इसमें वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्न अनुसार थी। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्न अनुसार थी। भारतीय उपमहाद्वीप को, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय संघ, देखिए भारतीय संघ या हिंदुस्तान, भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में, भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान कहलाएंगे। पाकिस्तान के प्रदेश में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब पर पूर्वी बंगाल समित होंगे। इसमें अंतिम 2 प्रांतों की सुनिश्चित सीमाओं का निर्धारण, इसमें अंतिम 2 प्रांतों की सुनिश्चित सीमाओं का निर्धारण एक सीमा आयोग जनमत निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या उन समस्त, देखिए यहाँ पर क्या उन समस्त, देखिए यहाँ पर क्या उन समस्त, देखिए यहाँ पर उन समस्त संधियों की समाप्ति की जाए, उन समस्त संधियों की समाप्ति की जाएगी एवं अनुबंध रद्द की समझे जाएंगे जो महामहिम की सकाल तथा भारत नरेशों के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द, देखिए शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्ति किया जाएगा और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि दोनों चाहे तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, देखिए भारत और पाकिस्तान के विधानमंडलों के कुछ विषयों पर कानून निर्माण का पूर्ण अधिकार दिया गया है अपने राज्यों के संबंध में इत्यादि। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए आपको जो है, फिर दूसरा पॉइंट देखिए 15 अगस्त, यहाँ देखिए 15 अगस्त, एक बात यहाँ देखिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति हुई। देखिए 15 अगस्त 1927 के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति होगी। इस अवधि के उपरांत, देखिए आप इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। स्वतः ही केंद्र विधानसभा तथा राज्य परिषद भंग हो जाएगी तथा इन नए 2 राज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने राज्यों के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। अब की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई। देखिए भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा दी गई जो इन राज्यों की सेवा में लगे हुए थे। भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्तियों के अधिकार से भारत सचिव वंचित था। गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता था कि महामहिम की भारतीय सेना का दोनों राज्यों में बंटवारा होगा। साथ ही विभाजन कार्य की पूर्णता तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान तथा प्रशासन के उत्तरदायी होगा। दोनों यहाँ देखिए क्या, दोनों ही राज्य अपनी अपनी सीमा में आई सेना के शासन के पूर्ण रूप में उत्तरदायी होंगे। भारत सचिव तथा भारत गृह रेखा आयुक्त के कार्यों को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। अब यहाँ देखिए क्या कि यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। अगस्त 15 अगस्त 1947 को भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, किंतु भारत के माउंटबेटन को ही सागर गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। सागर मतलब आगरा के साथ सागर गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी ने विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता घोषित कर दी। अधिनियम का देखिए यहाँ पर अधिनियम का मूल्यांकन हम देखिए क्या, भारत के संवैधानिक तथा आधुनिक इतिहास में 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। प्रथमतः इसके द्वारा भारत पाकिस्तान तथा भारतीय रियासतों में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई। इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल को संविधान
संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान को अपने अपने संविधान के निर्माण का अधिकार देकर भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवादी युग का अंत कर दिया गया। इस परिणाम के कारण अधिनियम का यह पहलू तो सुखद था, किंतु विभाजन इस महाद्वीप के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गया कि इसके दुष्परिणाम आज भी दिखाई देते हैं। वास्तव में विभाजन का आधार धर्म नहीं था। भारत में अब भी कई करोड़ मुसलमान थे। वैसे विभाजन था स्वतंत्रता अधिनियम में मौलिकता नहीं थी। यह पूर्वनिर्मित परिस्थितियों से प्रेरित निर्मित योजनाओं को वैधानिकता का प्रमाण मात्र था। अब यहाँ क्या कि प्लान बालकन की बात यहाँ पर की गई है। थोड़ा सा समझिए इसे प्लान बालकन मतलब क्या, इसे बालकन योजना के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1947 में मार्च से मई के बीच माउंटबेटन ने निर्णय किया कि कैबिनेट मिशन योजना अनियंत्रित हो चुकी है। तब उन्होंने इसकी जगह वैकल्पिक योजना तैयार की। इस योजना में यह प्रावधान देखिए यहाँ पे इस योजना में प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक प्रांतों को किया जाता है। सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूह की छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस योजना पर अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का यह योजना त्याग दी गई। अब क्या, अंग्रेजों की जल्द वापसी के निर्णय से उत्पन्न समस्याएं देखिए आपको। अंग्रेजों की भारत से शीघ्र वापसी तथा भारतीयों को जल्द सत्ता हस्तांतरण करने के निर्णय से अनेक समस्या भी खड़ी हो गई। इसे विभाजन के संबंध में सुनिश्चित योजना बनाने की रणनीति गड़बड़ा गई था या पंजाब में व्यापक नरसंहार को रोकने में असफल रही, क्योंकि विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित एवं दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव था। साथ ही यह योजना भी नहीं बनाई गई कि विभाजन उपरांत उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। माउंटबेटन यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, जिससे वे विभाजन उपरांत उत्पन्न समस्याओं को हल कर लेंगे। लेकिन जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पद स्वयं संभालना चाहते थे कि सीमा आयोग की रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की घोषणा करने में अनावश्यक देरी की गई। यद्यपि इस संबंध में निर्णय 12 अगस्त 1947 को ही लिया जा चुका था, लेकिन माउंटबेटन इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। फिर आपको आगे हम क्या, इसके पीछे उनकी यह सोच थी कि इससे सरकार किसी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। अब के राज्यों के एकीकरण हम देखिए क्या, वर्ष 1947 के दौरान राज्यों में विभिन्न जन आंदोलन उठ खड़े हुए, जिससे लोगों ने अधिक राजनीतिक अधिकार तथा संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 1945 उदयपुर तथा 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उन्होंने घोषणा की कि जो राज्य संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार करेंगे उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जुलाई 1927 में वल्लभ भाई पटेल को नए राज्यों के विभाग का दायित्व सौंपा गया। श्री पटेल ने 2 चरणों में विभिन्न राज्यों को भारत में सम्मिलित करने का कार्य दिया गया। श्री पटेल ने 2 चरणों में विभिन्न राज्यों को भारत में सम्मिलित करने का दिया गया। इसके पटेल ने दूरदर्शितापूर्ण सामंजस्य, जनता के दबाव एवं धमकी 3 युक्तियों का सहारा लिया। प्रथम चरण की बात हम करते हैं 15 अगस्त 1927 तक कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने के विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये सभी राज्य अपनी रक्षा, विदेशी मामलों और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ मानकर सम्मिलित हो गए थे। देखिए देशी रियासतों के शासक विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आसानी से तैयार हो गए थे, क्योंकि पहला उनके सम्मुख इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। इन तीन प्रमुख मामलों का दायित्व भारत की सरकार द्वारा ले लेने से वे लगभग निश्चिंत हो गए। तथा तीसरा आंतरिक
राजनीतिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आंतरिक राजनीतिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरा, 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1927, 15 अगस्त 1927 तक, 15 अगस्त 1947 तक 137 देशी रियासतों भारत में सम्मिलित हो चुकी थी। कश्मीर ने, देखिए कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1927, कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए। देखिए यहाँ पर एक खास बात जो आपको यहाँ पर आपको है, देखिए यहाँ पे एक बालकन प्रांत हो गया, तो इसके बाद आपको यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पे जो आपको है, तो जूनागढ़ ने इसमें जो आपको कहा गया पहला चरण को, प्रथम चरण हो गया। देखिए दूसरा चरण की बात यहाँ पर है, द्वितीय चरण की बात देखिए यहाँ पर क्या, हाँ देखिए यहाँ पर क्या कि कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को था, हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने 29 हैदराबाद जूनागढ़ 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय चरण देखिए, बहुत सी छोटी छोटी रियासतें जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग नहीं रह सकती थी, संलग्न प्रांतों में विलय कर दी गई। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतों या तो मध्य प्रांत या उड़ीसा में मिला दी गई, गुजरात की रियासतों को बम्बई प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप उन्हें ऐसी इकाइयों के रूप में गठित करना जिनका प्रशासन केंद्र के द्वारा चलाया जाए। इस श्रेणी में आपको क्या विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल और कक्ष की रियासतें थी। वही देखिए एक अन्य प्रकार का विलय, राज्य, देखिए क्या राज्य संघों गठन करना था। इस प्रकार काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रांत की रियासतें, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश के संघ, पूर्वी पंजाब रियासती संघ, पूर्वी पंजाब और रियासती संघ, और पाटियाला राजस्थान, कोचीन और त्रावणकोर की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई। इस चरण को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। देखिए यहाँ पर क्या देशी रियासतों को, देखिए यहाँ पर क्या देशी रियासतों को विलय की राजी करने तो राजाओं को अनेक रियासतें दी गई। राजवाड़ों को विशेषाधिकार प्रीवी पर्स प्रदान किए गए थे। अनेक राजाओं के राजपाल एवं राजप्रमुख के पद दिए गए। देखिए कम समय में देश का स्थिर गति से एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान उपलब्धि थी। अब क्या भारत का विभाजन को अनिवार्य था? इसमें देखिए आपको कहा क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था?